हम लोग इस अध्याय में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ में 1 नंबर या 2 नंबर की चीज़ें पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर की चीज़ें पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे वो सिंगल क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। दोनों 5-5 नंबर के क्वेश्चन और दोनों बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला ही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी अक्षीय स्थिति। डायग्राम मैं पहले से बना लिया हूँ और टॉपिक भी डाला गया है अक्षीय स्थिति। अक्षीय मतलब होता है अक्ष में, अक्षीय मतलब हो जाएगा अक्ष में। जैसे दो ध्रुव हैं मेरे पास, ए और बी। ए में क्या है प्लस क्यू, बी में क्या है माइनस क्यू। तो 2 ध्रुव हो गए, ये इनके बीच की दूरी हो गई। कल हम लोग पढ़े थे द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें बीच की दूरी कितनी थी 2a और आवेश कितना था q। तो इनके बीच की दूरी कितनी है 2a। एक साइड एक ठो a और दूसरा साइड एक ठो a। अब हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना अक्षीय स्थिति के बारे में विवरण देना पड़ेगा कि भाई अक्षीय स्थिति जो हम लोग व्यंजक अभी व्युत्पन्न करेंगे लंबा चौड़ा, वो कहाँ से चालू होगा। a से चालू करते हैं क्योंकि ABCD भी कहाँ से चालू होता है a से। माना कि AB एक द्विध्रुव निकाय है, मैं समझा दे रहा हूँ। माना कि AB एक द्विध्रुव निकाय है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। माना कि AB क्या है, एक द्विध्रुव निकाय है, निकाय है जो किससे मिलकर बना है, प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है। जो चित्र में दिख रहा है वही लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। इतना लिख दिए। अब क्या इसमें देख सकते हैं हम लोग, AB या द्विध्रुव के मध्य बिंदु में क्या है O, मध्य से R दूरी पर एक बिंदु P है जिसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव के कहाँ से, मध्य बिंदु से। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और उसी पर जो हमको क्रियाक्रम निपटाना है वो उसी पर निपटाना है। P है जिसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब करते हैं, कैसे करेंगे। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे उस दिन, देखे थे E बराबर F/Q। अब F का मान क्या होता है, कूलाम के नियम से बल निकलता है 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो E का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाता है, E का वैल्यू हो जाता है 1/4πε0 K Q बटा, यहाँ पे बीच की दूरी जितनी होगी उतना स्क्वायर होता है ना, बीच की दूरी जितनी होगी उतना क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे बीच की दूरी R नहीं है, मतलब यहाँ पे बीच की दूरी R है और यहाँ उस सिचुएशन में बीच की दूरी कितनी थी, दूसरी वाली R थी। अब देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन होगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 बार उत्पन्न होगी। देखो जैसे ही स्विच लगाने के लिए 2 होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, या बिजली उत्पन्न करने एक प्लस और एक माइनस। बल्ब को जलाने के लिए इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये वाला वैसे ही ये प्लस और ये वाला वैसा है माइनस। तो प्लस का अलग तीव्रता होगा और माइनस का अलग। यहाँ पे E1 और E2 भी हैं, मतलब प्लस के कारण E1 उत्पन्न होगा, प्लस के कारण क्या उत्पन्न होगा E1, और माइनस के कारण क्या उत्पन्न होगा E2। तो यहीं से चालू करते हैं। प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब प्लस के कारण है तो इसको क्या मानना पड़ेगा, हमको E1 मानना पड़ेगा। अब देखो एक चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं किया कि अक्षीय स्थिति इसको क्यों बोलते हैं। ए और बी जो है
इस वाले लाइन को अगर आगे बढ़ाएं तो इसी के अक्ष में आगे बढ़ेगा, इसीलिए इसको बोला जाएगा अक्षीय स्थिति। अगर P कहीं नीचे तरफ होता या कहीं ऊपर तरफ होता तो निरक्षीय हो जाता। उसी लाइन में चाहे इधर हो चाहे उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर है या उधर है, इस अक्ष में ही है, इसलिए इसको बोला जाएगा अक्षीय स्थिति। E1 बराबर, देखो E का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 K Q/r²। तो यहाँ पे भी उसी को लिख देंगे 1/4πε0 K Q/r²। R यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे है बीच की दूरी, बीच की दूरी। लेकिन इस हमारे सवाल में बीच की दूरी R है ही नहीं। हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, बिंदु प्लस Q के कारण। किसके कारण, प्लस Q के कारण। तो प्लस Q कहाँ पे है, बिंदु A पे, और बिंदु A से P की दूरी यहाँ पे तो कंफर्म है ही नहीं कुछ। तो A से P की दूरी, देखो O से P की दूरी कितनी है R, O से B की दूरी कितनी है A, O से A की दूरी कितनी है A, A से P की दूरी है ही नहीं कंफर्म, ठीक ना, कंफर्म नहीं है। तो A से P की दूरी, यहाँ पे R क्या है, बीच की दूरी, लेकिन यहाँ पे बीच की दूरी कितना है A से P, तो AP ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे, AP। AP क्यों लिए, क्योंकि इसकी दूरी कंफर्म नहीं है। तो AP हो गया। R में देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो AP भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब एक चीज़ यहाँ पे और एकदम क्लियरली देखना, एक सीधा लकीर इमेजिन करना, यहाँ पे करना P, यहाँ पे करना A, और यहाँ पे करना O। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी। अब एक और सिचुएशन देखना, इसका मान है 10 और इसका मान है 4, तो इसका मान कितना होगा, 6 होगा। तो इसका मान कितना होगा, 6। कैसे पता चला, 10 में 4 को घटा। वैसे ही R में अगर A को घटा दें तो इसका मान पता चल जाएगा, सेम यहीं पे उपयोग करेंगे। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q/AP की जगह पे क्या हो जाएगा, R - A²। अच्छा लगा बात, जिसको समीकरण 1 ना दे करके इसको दे देते हैं। अब इसके आगे प्लस Q के कारण निपटा लिए, अब किसके कारण करेंगे, माइनस Q के कारण। माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 के बाद क्या लिखा जाएगा, E2। सेम यही चीज़ लिखा जाएगा 1/4πε0 K Q/, अब R² लिखना था, इस बार A से लिए थे तो AP ले लिए, इस बार किससे ले रहे हैं, माइनस Q मतलब B, तो B से P लेंगे, इस बार क्या लेंगे, B से P। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BP²। अब एक चीज़ और इमेजिन करना, ये वाला है बिंदु P, ये वाला है बिंदु O, और ये वाला है बिंदु, इसका दूरी A है और इसका दूरी कितना है R। तो अगर हमको P से B तक पूरा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, R में A को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ R, यहाँ से यहाँ A, तो यानी A, तो यहाँ से इसको दोनों को जोड़ देंगे तो इसका और इसका दोनों का मिल के निकल जाएगा। तो एक बार R - A आया, एक बार क्या आ जाएगा, R + A। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q/BP के जगह पे हो जाएगा R + A²। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अभी तक मैं जितना पढ़ाया वो पल्ले पड़ा, थोड़ा मोड़ा कहीं इधर उधर जाएगा तो बाद में वापस आ जाएगा, ठीक है। किसका तीव्रता ज़्यादा होगा, E1 का कि E2 का, नज़दीक कौन है, दोनों के नज़दीक कौन है, बिंदु P के नज़दीक प्लस है कि माइनस है,
प्लस से, तो प्लस के कारण जो तीव्रता होगा वो ज़्यादा होगा, माइनस के कारण जो तीव्रता होगा वो कम होगा। तो परिणामी तीव्रता के लिए हमको E1 में E2 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला प्लस के कारण आया है। अब प्लस वाला की तीव्रता अधिक होगी, प्लस वाले की तीव्रता कैसी होगी? अधिक, और माइनस वाले की तीव्रता कैसी होगी? कम होगी। तो ज़्यादा में कम को घटाएंगे तभी तो परिणामी निकलेगा। इसीलिए समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर क्या रिजल्ट निकलेगा? परिणामी तीव्रता हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस। अब इसी E को पकड़ के चलना है और हमारा फाइनल आंसर मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में निकल जाएगी। E बराबर E1 माइनस E2। E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटा R माइनस ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं डायग्राम को फोटो तो खींचना पड़ेगा ना। यहाँ पे E बराबर E1 माइनस E2 तो करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे करूँगा तो बन जाएगा। E1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटा R माइनस ए का स्क्वायर। इसके बाद ये वाला माइनस आएगा। E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटा, ये लिख दिए। अब धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। इस पूरे लाइन में क्या है जो दोनों के पास हैं, जिनको हम कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो Q को कॉमन ले सकते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन 0 K यहाँ भी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K यहाँ भी है, तो उसको भी ले सकते हैं। एक को लिखना जरूरी नहीं रहता। एक को लिखना जरूरी नहीं रहता, एक को हम कभी भी हटा सकते हैं और कभी भी ला सकते हैं। इस साइड क्या क्या बचा? Q बाहर आ गया है, एक बचा है। 4 पाई एप्सिलॉन 0 K बाहर आ गया है, R माइनस ए का, फिर ये वाला माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K बाहर आ गया है, Q भी बाहर आ गया, एक बचा है। इधर R प्लस ए का, ये हो जाएगा। अब बेसिक मैथ है और 5 नंबर आपके हाथ में। बेसिक मैथ क्लियर करो, 5 नंबर लेके चले जाओ। ये सेम टू सेम उतरते जाएगा। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। ऐसे वाले फ्रिक्शन या भिन्न को जोड़ने के लिए, जैसे कि 1/3 प्लस 1/5 है, इसको जोड़ने के लिए तिर्यक गुणा करते हैं ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। सेम यहाँ भी घटाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका एलसीएम तो निकाल नहीं सकते। तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? R प्लस ए का होल, फिर ये वाला माइनस, इसका हो जाएगा इसके साथ R माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर इसका हो जाएगा इसी के साथ, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब बोर्ड हो गया है फुल। आगे तभी बनेगा जब हम इसको मिटाएंगे। अब बोर्ड को थोड़ा मिटाने का काम कर देते हैं, इसके बाद रिजल्ट आएगा। हाँ, चित्र हो जाता है, 1-2 बार बनाओगे तो चित्र याद हो जाएगा। अब E बराबर आ रहा है उधर से होते हुए Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। A प्लस बी का होल, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो टूटेगा, टूट जाएगा, तोड़ देते हैं। A प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए आर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। यहाँ पे ना एक छोटा सा नियम अपनाएंगे, यहाँ भी 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, कॉमन ले सकते हैं ना, तो फिर क्या बच जाएगा, r माइनस ए, r प्लस ए, दोनों के स्क्वायर को ले लिए हैं कॉमन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इसमें ना कोई जुड़ेगा ना कोई घटेगा, इसीलिए सेम उतारना पड़ेगा। प्लस माइनस तो काट भी सकते हैं। फिर ये वाला माइनस, देखो ये वाला माइनस है, अंदर के सारे चिन्ह को करेगा चेंज, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। हाँ आप काट सकते हैं बिल्कुल। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ पे ना r माइनस ए, आर प्लस ए, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर। ये प्लस का राशि है, माइनस का कट गया, माइनस का और प्लस का कट गया, 2ar जुड़कर कितने हो जाएंगे, 4ar। हाँ 4ar। और इधर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व होकर के बहुत छोटा हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पे, इस चित्र में मिटाने से पहले, ये जो बिंदु P है ना, R का मान ज़्यादा है कि A का मान ज़्यादा है, चित्र में देखने पे क्या लग रहा है, R का मान, R की तुलना में ये कम है, और वास्तव में ये बहुत कम होता है, वास्तव में क्या होता है, बहुत कम होता है। R की तुलना में A का मान बहुत ही कम होता है। तो इसकी उपेक्षा कर देते हैं, A की उपेक्षा कर देते हैं। तो A की जब उपेक्षा करेंगे तो अगले लाइन से A दिखाई नहीं देगा। उपेक्षा मतलब उसको जीरो मान लेना। R का मान बहुत ही ज़्यादा है किससे, A से। थोड़ा मोड़ा ज़्यादा रहता है तो सिंगल ए वाला लगाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रहता है तो इसको लगाते हैं। तो A का मान बहुत कम होता है, इसलिए A अगले लाइन से नहीं लिखाएगा। तो देखो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4ar बटे में आर स्क्वायर बचेगा, वो तो हट गया, और यहाँ पे स्क्वायर, ये 2 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 गुणा होंगे ना, आर स्क्वायर 2 दूना आर का कितना घात 4। ये वाला 1 ठो, ये वाला 4 ठो, काट के इसको 1 कम करेगा तो कितना बचेगा 3। अब मैं इस साइड को भी थोड़ा मिटा रहा हूँ, चित्र सही सलामत रहेगा। यहाँ पे क्या है, Q बचा है, 4a बचा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इधर r का 3 भाग। तो E बराबर क्या बचा है, E बराबर बचा है Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ बचा है 4a बटे में r का कितना घात 3 घात। Q यहाँ पे इसका जगह है नहीं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कर देते हैं, Q को भेज देते हैं इसके तरफ, 2aq गुणा 2, ऐसा लिख सकते हैं। A और Q और 4 में से 2 को एक साथ कर दिए और 2 को एक ठो अलग कर दीजिए, इसका इसके साथ गुणा करें चाहे इनका इनके साथ गुणा करके रिजल्ट एक ही है, मतलब एक ही है, और r का 3 घात। अब
इस रूप से मैं इस रूप में क्यों लाया? एक चीज़ याद है, कल हम लोग पढ़े थे, द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर कितना आया था? 2AQ। कितना आया था? 2AQ। तो उसी 2AQ को लाने के चक्कर में ये करना पड़ा। P बराबर 1/4πε0K। 2AQ के जगह पे क्या हो जाएगा? P, और यहाँ पे क्या बता है? 2, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको 2P बटे में R का 3 घात। यही है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 5 नंबर का एकदम धांसू क्वेश्चन है। आता है, 26 में नहीं आया है, 27 में बिल्कुल आ सकता है। अक्षीय स्थिति खत्म करने के बाद अब इसी का जुड़वा क्वेश्चन दूसरा पढ़ते हैं, निरक्षीय स्थिति। वो 5 नंबर का, तो ये भी 5 नंबर का। वो जिस लेवल का आने का पोटेंशियल रखता है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब उसी के बाद पढ़ते हैं, पूरा प्रोसेस उसी के बराबर नहीं है, आधा है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम ही थोड़ा दूसरे टाइप का बना है, तो उसी टाइप का प्रोसेस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसी से मिलता जुलता है। नाम है निरक्षीय स्थिति। उस बार क्या था? AOB था, तो इसी साइड था, इसी अक्ष में था, इसीलिए हम लोग क्या बोले थे? अक्षीय स्थिति। इस बार देखो, इस नए अक्ष में है, नए अक्ष में है, या सीधा 90 अंश ऊपरे है या तो 90 अंश नीचे होता, अगर नीचे होता तो 90 डिग्री ऊपर है या 90 डिग्री नीचे है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति होने का कारण क्या है? अक्ष में न होना, 90 डिग्री ऊपर की तरफ होना। निरक्षीय स्थिति में हम लोग क्या लिख सकते हैं? चित्र को देखकर क्या मेक ओवर कर सकते हैं? चित्र याद हो तो, AB एक द्विध्रुव निकाय है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। ये तो पिछले बार भी आया था, इस बार भी आ गया। पिछले बार का जो विवरण था सेम इस बार भी आ जाएगा। AB क्या है? एक द्विध्रुव निकाय है, एक द्विध्रुव निकाय है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? जिनके बीच की दूरी 2a है। जिनके बीच की दूरी 2a है। ये तो डायग्राम में दिख भी रहा है। बीच की दूरी a और a मिलकर कितनी हो जाएगी? इसके बीच की दूरी 2a। इसके मध्य बिंदु कहाँ से? O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना ही लिखना है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अरे चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंपल फार्मूला E बराबर 1/4πε0K Q/r² वाला सिस्टम था। तो उस बार क्या लिए थे? प्लस से ले रहे थे तो AP, माइनस से ले रहे थे तो BP। तो फिर वही कर लेते हैं, +Q के कारण तीव्रता और -Q के कारण। तो +Q के कारण तीव्रता, तो +Q के कारण में E1 लेते हैं, तो 1/4πε0K Q/r² की जगह पे इस बार क्या हो जाएगा? AP²। और प्लस के बाद -Q के
कारण कितनी तीव्रता हो जाएगी, माइनस क्यू के कारण हो जाएगी E2 1/4πε0 के क्यू बटा BP²। अब एक चीज़ पूछोगे कि आप उस बार AP का मान रखे थे, BP का मान रखे थे, इस बार नहीं रख रहे हैं। इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं। E1 और E2 क्या हैं, बराबर है कि, स्पष्ट है कि E1 बराबर, क्योंकि देखोगे तो इसकी दूरी और इसकी दूरी तो एक बराबर है ना। पिछले बार देखे तो A वाला नज़दीक था, B वाला बहुत दूर था, तो A में से B को घटा दिए थे तो आंसर आया था। इस बार दोनों बराबर दूरी पे हैं, और बराबर दूरी पे हैं तो हम कह नहीं सकते कि E1 का मान ज़्यादा होगा कि E2 का मान ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और इस दीवार को टच करूँ तो बोल दूंगा कि ये मेरे नज़दीक है। अगर वहाँ पे गर्मी होगी, यहाँ पर भी गर्मी होगी। अगर इसके नज़दीक हो तो यहाँ से गर्मी ज़्यादा लगेगी, जबकि यहाँ पे अगर रहूँ तो वहाँ और वहाँ दोनों तरफ से गर्मी बराबर आएगी। तो ये वही सिचुएशन है, बीच में है, तो यहाँ से तीव्रता एक बराबर है। तो इसमें आप घटक डिवाइड करेंगे, इसमें क्या बन जाएगा, कोण। ये जो थीटा बन रहा है ना, वो दो भागों में बांटेगा। तो इनके बीच में बनने वाला कोण, इनके बीच में, किनके बीच में, ये जो सीधा ऐसे जा रहा है ना उसके बीच में, और एक लंबवत जा रहा है उसके बीच में, जो कोण है ना थीटा, इनके बीच में थीटा को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। कितने घटक में बांट देंगे, दो घटक। दो घटक कौन कौन से होंगे, पहला E1 cos थीटा और दूसरा हो जाएगा E1 cos का अपोजिट साइन थीटा। चित्र में देखोगे E1 साइन थीटा ऊपर जा रहा है, E2 cos थीटा क्षैतिज जा रहा है। ये वाला ऊर्ध्वाधर जा रहा है और ये वाला कैसा जा रहा है, क्षैतिज जा रहा है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समझते हो, पृथ्वी के बराबर ऐसे होता है उसको बोला जाता है क्षैतिज, पृथ्वी से सीधा ऊपर जाता है उसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। तो cos थीटा कैसा जा रहा है, पृथ्वी के साथ जा रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्षैतिज, और ये वाला कैसा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। E1 का काम खत्म कर दिए। E2 भी दो घटक में बढ़ता है, E2 भी दो घटकों में विभाजित होता है। अब ये कैसे होगा, जैसे ये वैसे वो, E1 cos थीटा, E1 साइन थीटा, cos साइन तो सेम रहेंगे, E1 के जगह पे E2 आ जाएगा। E2 cos थीटा पहला, और दूसरा हो जाएगा E2 साइंस थीटा। अब cos थीटा देखोगे क्षैतिजे है, लेकिन साइन थीटा देखोगे E2 वाला तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया। रस्सी को दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं, इस साइड से भी पकड़ के खींचें, इस साइड से भी पकड़ के खींचें, तो किसी तरफ जाएगा, या तो इधर या तो इधर, नहीं जाएगा। अब ये वाला सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला सीधा नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक दूसरे के प्रभाव को तो नष्ट कर देंगे ना, साइन वाले एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो साइन थीटा एक दूसरे की तीव्रता को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब एक दूसरे की तीव्रता को नष्ट कर देंगे साइन थीटा, तो बचेगा कौन सा थीटा, बचेगा cos थीटा। अब साइन तो एक दूसरे को क्या कर दिए, खत्म, तो कौन सा थीटा बचा, cos थीटा बचा। तो परिणामी तीव्रता जो निकलेगा ना इसका, वो एक फॉर्मूला के द्वारा निकलेगा। तो परिणामी तीव्रता
बराबर हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समीकरण 1 और 2 में हम लोग ध्यान से देख चुके हैं कि E1 और E2 बराबर हैं। E1 और E2 क्या हैं? तो E1 की जगह पे क्या लिख दें? E2 लिख दें। तो E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कहाँ से आया है? यह आया है समीकरण 3 से। ये आया है समीकरण 3 से। E1 बराबर E2, तो E1 की जगह पे क्या कर दिए हैं? E2। इसको A मान लो, इसको भी A मान लो, तो A प्लस A मिलकर 2A हो जाएंगे। तो E बराबर 2 E2 cos थीटा ऐसा हो जाएगा। E2 का मान कितना है? इतना है। तो E2 का मान यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देंगे तो निकल जाएगा। तो वो हम तब करेंगे जब बोर्ड एक बार मिटेगा। तो उसके लिए फटाफट उतार लो। अब इसको थोड़ा आगे फिनिश करते हैं। देखो E2 का मान कहाँ से मिलेगा हमको? E2 का मान मिलेगा यहाँ से। तो ये जो वैल्यू है उसको E2 के जगह पे रखेंगे तो कैसा दिखेगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और यहाँ पे जो 2 है ना उसको यहाँ पे कर देते हैं बटा ये जो BP स्क्वायर है ना, ऐसा। ठीक है, इसके बाद क्या बच गया? ये वाला cos थीटा, तो यहाँ पे कर देते हैं cos। दो था तो E के पहले और E का E2 हाँ मतलब 2E2 इसको बोल रहे हैं। हाँ तो E2 मतलब E1 E2 वाला है। E2 तो यहाँ भी तो E2 है। हाँ, 2 आ गया। मान है। हाँ, वो जो फाइट में E लिखे हैं उसको लिख सकते हैं। ये वाला जो E है ना, हाँ ये वाला E है, ये वाला E, हाँ ये वाला 2 है, ये वाला 2, हाँ E2 है, ये वाला E2। ठीक है, और cos E2 का मान वहाँ पे E2 का मान वहाँ पे आया है। अब बोर्ड को करते हैं साफ, इसके बाद मिटवाएंगे, फिर इसका काम धाम आगे बढ़ाएंगे। अब बाकी चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं गाँव में पड़ेगा। बहुत लड़ाई हुआ। किसके घर? और तो दीपक लोग के घर के पास। बालम? हाँ दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत लड़ाई। अरे उनके बीच में छुड़ाना भी नहीं चाहिए। पुलिस आए थे। नहीं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा कभी ज़िंदगी में कोई छुड़ाने और सुलटाने मत जाए। वो लोग बाद में एक हो जाते हैं। हाँ फिर बाद में दूसरे वाला हाँ। पड़ जाता है। तो E बराबर, देखो यहाँ पे 2 मान चाहिए हमको, एक BP स्क्वायर और दूसरा cos थीटा। तो BP स्क्वायर समकोण त्रिभुज कहीं पे दिख रहा है हाँ जिसमें B और P आ रहा हो? हाँ समकोण त्रिभुज BPO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर इसमें हम लगाएं तो ये वाला कर्ण है, ये वाला लंब है और ये वाला आधार है। तो BP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर OB स्क्वायर। इसमें हम क्या लगा देते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखो उस चित्र में ध्यान से देखोगे तो BP कर्ण है, तो BP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर लंब और OB स्क्वायर आधार। तो BP स्क्वायर बराबर OP का मान कितना है? P का मान है R। R। OP का मान है R, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर। OB का मान कितना है? T। OB का मान है A, तो OB की जगह पे हो जाएगा A स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 3 ना, हम लोग इसको मानते हैं। समीकरण मान चुके हैं, चौथा पांचवा हो जाएगा। कितना मान चुके हैं? लास्ट में लिखे थे E बराबर E2 cos थीटा प्लस E2
cos थीटा समीकरण 3 से। तो मतलब ये चौथा होगा, नहीं नहीं, वो तीसरा होगा। ये वाला, हाँ, वो तीसरा फिर वो चौथा होगा। ये वाला। अच्छा समीकरण नहीं मानते हैं, हटा। बीपी बराबर इतना हो गया। हाँ, अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट को हम लोग लिख सकते हैं घात में 1/2 लिखते हैं। तो बीपी स्क्वायर का तो मान निकल गया है, वहाँ पे देखोगे तो cos थीटा बचा है। cos थीटा बराबर क्या बटा क्या होता है, cos थीटा बराबर हमका sin थीटा। हाँ, cos थीटा बराबर sin थीटा। समकोण त्रिभुज BPO, क्या बात है। cos थीटा बराबर sin थीटा, आधार बटा कर्ण। अगर मैं भी भूल गया होता तो आज टीचर नहीं बन पाया होता। अरे तो आप पढ़ते रहते हैं ना, आपको पता है। मैं भी कहाँ पिछले साल से पढ़ा हूँ। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार कितना है, इसमें आधार है हमारा ये A, कर्ण कौन सा है, ये BP। तो क्या हो जाएगा A बटा BP। तो cos थीटा बराबर A बटा BP का वैल्यू कितना है, BP का वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू निकल गया। यहाँ से देखोगे ये किसका वैल्यू है, cos थीटा का, और ये वाला किसका वैल्यू है, नहीं बीपी स्क्वायर का। तो cos का वैल्यू भी मिल गया और बीपी स्क्वायर का भी वैल्यू मिल गया। तो ई में मान रख देंगे, इसमें क्या रखने पर, मान रखने पर शुरू से ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2q बटा बीपी स्क्वायर का वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर है cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू है a बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका 1/2। 2a और q मिलकर कितने हो जाएंगे, हाँ द्विध्रुव गुण जैसा बन गया ना, 2aq आर स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके घात में कितना है, कुछ नहीं है तो 1, और ये वाला है आधा। तो एक का सूत्र पढ़े होंगे, 1 का घात m गुणा 1 का घात n बराबर होता है a m प्लस n। हाँ, तो 1 और 1/2 जुड़ जाएंगे। तो 1 और 1/2 जुड़ेंगे तो कितने होंगे, और 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/3 का आधा 1.5, तो 3/2। 2aq का मतलब क्या होता है, पी का मान, द्विध्रुव आघूर्ण P का मान। तो ये हो जाएगा। इसके बाद A का मान भी तो नेग्लेक्ट करना है, वो क्या कर कहते हैं ना, R का मान नहीं, A का मान R की तुलना में बहुत कम होता है। पिछले सवाल में किए थे तो इसमें भी करेंगे, बहुत कम होता है। अतः ए की क्या कर देते हैं, उपेक्षा, ए की उपेक्षा करने पर ए की उपेक्षा करेंगे तो यहाँ से ए दिखाई नहीं देगा। तो इसका नया रूप कैसा दिखाई देगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2aq के जगह पे कितना हो जाएगा, p,
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं रहेगा, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 3/2। 3/2। हाँ 3/2, और ये वाला बट्टे के नीचे, ये वाला बट्टे के ऊपर कट जाएगा, तो ई बराबर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इधर ऊपर में पी और नीचे में आर और इसका स्क्वायर 3/2 2 वाला कटा है, 3 बचा है ना, और यही हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के लिए व्यंजक। देखो ए का मान आर की तुलना में बहुत कम होता है, तो ए की उपेक्षा कर देंगे, मतलब ए आगे से नहीं दिखाई देगा, आँखों को दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ से देखो आँखों का दिखाई नहीं दे रहा है, तो आर स्क्वायर और बाहर में 3/2, आर स्क्वायर बाहर में 3/2। अब ये वाला ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, तो 2 गुणा 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचा, उसी 3 को यहाँ पे लिखा गया है। और वो 2AP है तो ए मतलब ए 2 है तो मान ए को नहीं लिखेंगे, कहाँ ए? ऊपर 2AP और उसके नीचे, हाँ हाँ वहाँ पे उसको नहीं लिखना है 2AQ, यहाँ पे इसको चेंज किए हैं ना, पहले ये वाला पहले चेंज हो चुका है। हाँ। अब भाई द्विध्रुव आघूर्ण लगेंगे, ये इसके साथ रहेगा तब होगा, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि हाँ नहीं तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला 2AQ है, ये वाला ए क्यों नहीं गया, और यहाँ पे ए है वही चे है, तो ये चला गया। इसका रीजन ये है कि 2AQ जो है इसका अलग फार्मूला बन के ये क्या हो जाता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, तो ये एक बार सिमट गया पहले, अब ये सिमट गया तो ये तो यहाँ से नहीं दिख रहा है ना आगे लाइन में, लेकिन अगर इसको यहाँ से नहीं सिमटाते तो यहाँ पे दिखता, तो ये आर यहीं पे तो इसीलिए तो लिखा गया किसकी, ए की तुलना किससे है आर से है, तो ए अगर आर के साथ रहेगा तब ये नहीं दिखेगा, ए अगर अकेला है तो दिखेगा, अगर 100 की भीड़ में एक आदमी रहेगा तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन एक आदमी अकेले रहेगा तो दिखेगा, ऐसा है। तो ये इसके साथ है इसलिए ए बहुत कम है, लेकिन ये आर के साथ नहीं है इसीलिए इसका मान अभी है। 2AQ द्विध्रुव आघूर्ण में सिमट गया है और यहाँ से ए हो गया है खत्म, बस।